खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तिब्बत के पूर्व पीएम का दावा, नेपाल के मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहा है चीन, भारत को भी किया गया आगाह। पीएम मोदी मिजोरम में पहली रेल लाइन बैराबी सायरंग का किया उद्घाटन। 51 किलोमीटर लंबी बैरारी रेलवे लाइन, दिल्ली गुवाहाटी कोलकाता से सीधी कनेक्टिविटी। पंजाब में किसानों को सबसे अधिक मुआवजा देगी सरकार। वायुसेना को 114 राफेल, रक्षा मंत्री को मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा, मंडी में लैंडस्लाइड, 10 गाड़ियां मलबे में दबी। फरीदाबाद में यमुना का पानी उतरा, 500 घरों में कीचड़ की परत जमी, बिजली गुल 2-2 मीटर लंबे निकल रहे हैं सांप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। हरियाणा में राज्यसभा सांसद सुबोध बिरला ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा। आपको बताते इस दौरान संसद खेल महोत्सव सहित कई जनहित कार्यक्रम होंगे। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के राष्ट्रपति पद की शपथ को सराहते हुए कहा है कि राज्यसभा संचालन में अनुभव का लाभ देंगे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में केवल प्रतीकात्मक राहत दी जाती थी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर मुआवजे की घोषणा को उन्होंने सराहना की और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सख्त है और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, उस दिन तक ये जो पखवाड़ा है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़े के नाते मना रही है। 17 तारीख को ही कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप होंगे, कहीं पे स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, कहीं पे कोई दूसरे प्रेरणादायक इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जिनसे युवाओं को उत्साह मिले, कहीं पर नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख से ही ये पूरे कार्यक्रम चलेंगे और 2 अक्टूबर तक ये चलने हैं। इस दौरान जैसे मैंने बताया अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। खास खबर फरीदाबाद से, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने ये बात फरीदाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। गोयल ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के AI जनरेटेड वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, माँ तो सबकी होती है और राजनीति में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज जो लोग आपदा के समय राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपनी सरकार के दौरान की गई कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए। आज पूरे देशव्यापी चाहे पार्टी हो चाहे सरकारें हो, सभी 3 महापुरुष का जन्मदिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। कि कैसा जीवन होना चाहिए, इनके जीवन को समझकर पता चलता है कि किस तरीके से सेवा को समर्पित जीवन जीने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस पूरे 15 दिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और अब आने वाली 17 तारीख को चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी ULB मिनिस्टर होने के नाते कहता हूँ पूरे के पूरे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट में हर ULB के अंदर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। इंद्री उपमंडल के गांव टपरियों में प्रशासन ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा हटा दिया। यह कार्रवाई जन स्वास्थ्य विभाग के SDO अर्पित धीमान की देखरेख में की गई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। बता दिया मामला 2009 से इंद्री SDM कोर्ट में चल रहा था, जहां पंचायत की जमीन अवैध कब्जे को लेकर चल रहे इस केस में SDM ने स्वास्थ्य विभाग के
एसडीओ अर्पित धीमान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। इस मौके पर जाकर उन्होंने कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए। जब प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इस दौरान कब्जाधारियों और सरपंच गुरुदेव सैनी के बीच काफ़ी बहस हुई। हालांकि पंचायत अधिकारी नरेश कुमार ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाला। इसके बाद जेसीबी की मदद से कब्जा हटा दिया गया। वही अधिकारियों का बयान। पंचायत अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि एसडीएम के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि निशानदेही के अनुसार जहां जहां निशान लगाए गए थे वहां से कब्जा हटाया गया है। खबर यमुनानगर से, जहां केंद्रीय रेल और जल संसाधन राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने यमुनानगर में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बातें कम काम ज़्यादा है और पूरी सरकार इसी पर ही काम करे। उन्होंने यमुनानगर रेलवे स्टेशन को बेस्ट रेलवे स्टेशन बनाने का आश्वासन दिया। वी सोमन्ना ने हथनीकुंड बैराज का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा, इससे हमारा लक्ष्य यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन को रक्षित करना। उन्होंने हथनीकुंड बैराज के पास एक डैम बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसके लिए वे प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बैरेज को देख किया, उसको ऊपर क्या किया, डैम बना है तो बहुत अच्छा रहता है। करको मुझे इन्फॉर्मेशन आपको है, इधर बात करने का नहीं होता है। मोदी जी का एक इंस्ट्रक्शन है, संदेश है, बात कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए करको। इसलिए हम काम करते हैं। प्रपोजल सभी मैं चर्चा कर कोई थोड़ा दिन आप वेट कीजिए, उसको भी आप पॉजिटिव कैसा रहता है आप देखिए। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के पावन संदेश की गूंज अब इंडोनेशिया के बाली द्वीप में भी सुनाई देगी। हरियाणा सरकार के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव अब वैश्विक पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से पहले भी मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूके में मनाया जा चुका है। हरियाणा सरकार और स्वामी ज्ञानानंद के महाराज के प्रयासों से इस महोत्सव को लगातार वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही। इस आयोजन से भारत में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई, जिनमें कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, विदेश मंत्रालय से नीना मल्होत्रा और करनाल की मेयर रेणु बाला शामिल है। पर्यटन मंत्री स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने इस अवसर पर गरुड़ भगवान की 121 मीटर लंबी प्रतिमा के दर्शन भी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार और नागरिकों ने बाढ़ के जूझ रहे पंजाब की मदद के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पूरे हरियाणा से पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। ये मुहिम पंचकूला से शुरू हुई थी, अब पूरे हरियाणा में फैल चुकी है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कैबिनेट मंत्रियों, प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों और आम नागरिकों द्वारा राहत सामग्री भेजी जा रही है। ट्रकों और ट्रॉलियों में भरकर जरूरी खाद्य सामग्री, मेडिकल किट, पशुओं का चारा और अन्य आवश्यक सामान पंजाब लगातार भेजा जा रहा है। अम्बाला पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक अनूठी पहल की है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने 2 दिवसीय चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से लत से बचाना और खेलों से उन्हें जोड़ना है। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं से अपील किया कि वह नशे से दूर रह और अपनी ऊर्जा को खेल जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को शुभ अवसर पर एक संदेश के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की वैदिक धरती है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश दिया। तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और स्वामी ज्ञानानंद महाराज के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार ने हर वर्ष मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू कर दिया है।
प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से जगमगाए। खबर पानीपत से, जहां उपमंडल समालखा न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों के समाधान के लिए पहुंचे। लोक अदालत के सफल संचालन की जानकारी देते हुए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट संजय ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को जल्दी और सरल न्याय दिलाना है। उनके साथ पटियाला शहर की सड़कों के निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए विधायक अजीत पाल सिंह कोहली विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में निगम कमिश्नर परमवीर सिंह और नहरी पानी परियोजना के तहत काम कर रहे एनएलटी कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक ने स्पष्ट किया है कि शहरवासियों को खराब सड़कों से कारण आ रही समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छिंदवाड़ा पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने प्रेस वार्ता में गौ माता की दुर्दशा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के शहरों, कस्बों और गांवों की सड़कों पर आए दिन गायें दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है और तड़प तड़प कर उनकी जान जा रही है। उन दुर्घटनाओं में इंसानों के साथ साथ गौ माताओं की भी जान जा रही है, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। कंप्यूटर बाबा ने गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गौशालाओं में चारे और पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने इस बेहद शर्मनाक बताया है। सड़कों पे गाय नहीं होती। मैं तो कहता हूं और मोहन सरकार है, बताइए, मैं मीडिया बंधु से कहता किसकी सरकार है? तो वो घर में पालते हैं कि प्रदेश में पालते हैं? प्रदेश उनका है। जब मोहन सरकार के प्रदेश है और मोहन की गौशालाएं हैं, मोहन की गौ हैं, तो फिर क्या? अरे कुत्ते से ज्यादा बदतर गौ है, हमारी गौ माता है। तो अपने को ध्यान देना चाहिए कि गौ माता के क्या हाल हो रहे हैं। खबर भिंड से, जहां गौरमी थाना क्षेत्र के कुटरौली गांव में जमीनी विवाद हिंसक रूप ले लिया। वर्षों से चल रहे विवाद में श्याम बिहारी और राम प्रकाश के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई कि बाप बेटे ने कुल्हेड़ी से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। घटना के दौरान हवाई फायरिंग में भी की गई। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खबर सीहोर से, जहां विद्युत मंडल खुजारिया में आज सुबह खंडवा में लाइन की मरम्मत करते समय विद्युत कर्मी की करंट से मौत हो गई। खंडवा ग्राम निवासी आउटसोर्स कर्मचारी 30 वर्षीय विजय कुमार पुत्र भागीरथ वर्मा सुबह करीब 8:30 बजे विद्युत पोल पर लाइन की मरम्मत कर रहे थे। इस दौरान अचानक लाइन में करंट आने से उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक काम करते समय शटडाउन लेने के बाद भी करंट उतरना गले नहीं उतर रहा है, इसलिए मामले की जाँच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। में सूचना थी कि जो शाहपुर एमपीबी का जो वितरण केंद्र है उसमें आउटसोर्सिंग पर जो नियुक्त हुआ था एक विजय वर्मा नाम का व्यक्ति, उसके द्वारा लाइन ठीक की जा रही थी और फिर उसे करंट लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जो परिजन थे वो जो विजय वर्मा है वो मूलतः खंडवा का निवासी है।
डिंडोरी के कुटुंब न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ऐसे परिवार को फिर से मिलाया है जो पिछले 8 साल से अलग रह रहे थे। तो लोक अदालत की समझाइश के बाद पति पत्नी ने आपसी मतभेद भुलाकर एक बार फिर साथ रहने का फैसला लिया। इस भावुक पल में दोनों ने कोर्ट में एक दूसरे को माला पहनाकर जीवन भर साथ रहने का वादा किया। न्यायाधीश एम.एल. राठौर ने दंपति को एक पौधा उपहार में दिया, जिसके बाद खुशी खुशी वह दोनों अपने घर लौट गए। यह घटना दर्शाती है कि लोक अदालतें सिर्फ कानूनी मामलों का निपटारा ही नहीं करती, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का भी काम करती हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया, इसी वजह से अलग अलग तकलीफें होती हैं। अदालत तक बात कैसे पहुंची? ऐसे ही से कितने साल केस चलाया? नागपुर के राम रंगी के ये पिछले 8 साल से इन दोनों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही, मुकदमा चल रहा था, खर्च बढ़ भी गया था। उसके बाद बढ़ाए जाने के लिए ये मुकदमा पेश किया गया था। डिंडोरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रेयपुरा गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब 2 बाइक सवार तेज रफ्तार से आ रहे थे और रेयपुरा गांव के पास आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। जांजगीर नैला नगर पालिका क्षेत्र में आज शनिवार को 4 बजे डिप्टी सीएम अरुण साहब ने करोड़ों रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें 50 लाख की लागत से बने अटल परिसर का चौपाटी का लोकार्पण किया गया और 10 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एसटीपी निर्माण 4 करोड़ 37 लाख रुपए से नालंदा परिसर और 1 करोड़ 97 लाख रुपए से पाइपलाइन विस्तार कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि इन विकास कार्यों से शहर की सूरत बदलेगी और लोगों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगी। बलरामपुर जिले के रघुनाथपुर स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पीलिया का प्रकोप फैल गया। अब तक करीब 40 बच्चे संक्रमित पाए गए। शिक्षक ने जानकारी दी है कि स्कूल की पानी की टंकी में गंदगी और कीड़े मौजूद हैं, जिससे संक्रमण फैला। टंकी सफाई लंबे समय पर नहीं हुई और पानी में बदबू और कीड़े मिलने से स्कूल की टंकी और छात्र छात्राओं ने प्रबंधन पर लापरवाही के घोर आरोप लगाए। यह घटना स्कूल प्रशासन की लापरवाही और स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरी को उजागर करती है। समस्या है, बच्चे जो है डर रहे हैं पानी पीने से। पानी पीने से पहले वो पूछते हैं कि सर पानी आज पी लें क्या, मतलब प्यास भी रहते हैं तो भी पानी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि पानी में कीड़ा आता है। और ये बच्चे खुद देखे हैं और सबके समक्ष उसको रखे भी है कि सर हमारे लिए अच्छा पानी व्यवस्था की जाए, जिससे हम लोग अच्छा पानी पी के। रवि जायसवाल है और मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल रघुनाथनगर में पढ़ता हूँ। और यहाँ के पानी की टंकी में पूरा मतलब धूल मिट्टी और कीड़ा भी मिले हैं। हम लोग को पानी बोतल में कीड़ा मिला था और पूरा टंकी भी हम लोग चेक किए, उसमें पूरा कीड़ा मिला है और कचरा है, मिट्टी है, धूल है। उसको साफ करने के लिए भी हम लोग प्रिंसिपल सर को बोले हैं। मैं स्वामी आत्मानंद रघुनाथ में रहती हूँ और सर हमारे स्कूल में बेंच जो है कि बहुत रफ हो गया है और इसमें हमारा ड्रेस फटता है। हम लोग चेंज करने के लिए बोले, लेकिन वहाँ बोलते हैं नीचे बैठो। सर ये 1-2 महीना से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं हो रहा। किसको बोल रहे हो बता? सर को सर कीड़ा निकला था, पूरा काई है सर उसमें और मिट्टी उट्टी सब है। कोई साफ करने के लिए बोले तो बोल रहे थे कि हो जाएगा, फिर अभी तक नहीं हुआ। 1-1.5 महीना से ऊपर हो गया सर। और बेंच बोले कि बेंच चेंज करवाने के लिए तो बोले कि नीचे टाट पट्टी में बैठ जाओ।
खबर सूरजपुर से है, जहां भैयाथान तहसील में एक बड़े नामांतरण घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें फर्जीवाड़े के जरिए एक मृत व्यक्ति की जमीन उसके जीवित वारिसों की जानकारी के बिना किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दी गई है। यह मामला ग्राम पंचायत दनौली खुर्द का है, जहां खसरा क्रमांक 224 रकबा हेक्टेयर की जमीन को जो स्वर्गीय अमर सराय के नाम दर्ज थी, उसकी पत्नी और अन्य कानूनी वारिसों को नजरअंदाज करते हुए मंजीत नामक व्यक्ति के नाम कर दिया गया। यह नामांतरण ना तो छत्तीसगढ़ के भू राजस्व संहिता की धारा के तहत किया गया, ना ही उत्तराधिकार अधिनियम के नियमों का इसमें पालन किया गया है। एक ऐसा मामला उजागर हुआ है, मुझे पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि दलौनी खुर्द और मृतक का नाम अमर साय, उनकी देहांत हो गई है और उनके देहांत होने के बाद नियमतः उनकी पत्नी का नाम होते नामांतरण में आना चाहिए, पर उनका नाम नहीं आके सीधे उनके पोते मंजीत का नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसमें जो साइन हुआ है, एक ही व्यक्ति ने पूरा साइन किया है और यहाँ इंद्र कुंवर पंच नहीं है और पूजा सिंह पंच है, लेकिन उनका साइन उसमें नहीं है। अभिमन्यु चौकीदार जो है उसका भी साइन नहीं है। एक ही व्यक्ति ने ये टोटल कागज में साइन किया है। चौकीदार खसरा नंबर 224, ये इश्तिहार में मेरा जो सिग्नेचर है, ये मेरा सिग्नेचर नहीं है सर, ये किसी और ने किया होगा। इस गांव के पंच हूँ, दलौनी गांव के खसरा बीमा 224 में दस्तखत नहीं किया हूँ, वो फर्जी है। भागलपुर में बाढ़ का पानी फिर से घरों में दस्तक दे दिए। भागलपुर के सबौर प्रखंड और नाथनगर प्रखंड में सबसे अधिक बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बाढ़ के पानी की वजह से हजारों घरों के लोग अपने अपने घरों से निकलकर ऊंची जगह में शरण लिए हुए हैं। मामलाखा गांव में आने वाली सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। लोगों की आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बाढ़ आने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए शिविरों में भी सुविधा बंद कर दी गई, जिससे बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो घर है क्या देखिए हुआ है यही कि पानी से हम लोग पूरा मतलब बेघर हो गए हैं, घर से बेघर हो गया। अभी तक घर में पानी इतना हो गया है कि हम लोग खड़ा नहीं रह पा रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं सारा स्कूल में बच्चे लोग खेल रहे, नाव से जा रहा है खाना चारा लेके, मतलब कोई किसी भी तरह का जो है कि यहाँ कोई सुविधा अभी तक ना कोई मुहैया कराया गया। नेता लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब काम नहीं कर रहा है। सरकार ने गरीब के लिए की सोचना है, बोलता है कि और सब लोग बोलता है क्या कि यहाँ पर सुखाड़ है, मदद नहीं है, यहाँ पर सुखाड़ बालू बहता है, लगता है ना कितना दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, मवेशी की दिक्कत है, कोई चीज का व्यवस्था है यहाँ पर, मदद बोलता है खाली सुखाड़ देश है। भागलपुर जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। निचले इलाके में तीसरी बार बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। मिट्टी के घर अधिकांश ध्वस्त हो चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान तथा गरीब लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार से आग्रह करते हैं कि बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाए, राहत शिविर खोला जाए और जिन लोगों की फसल की बर्बादी हुई है उन्हें फसल का मुआवजा दिया जाए। खबर कैमूर से, जहां पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा सीटों पर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मोहनिया विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन दुर्गा पड़ाव मोहनिया में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान जब मंत्री संतोष सिंह मंच पर भाषण दे रहे तो जनता का ध्यान उनके भाषण की बजाय भोजन पर केंद्रित था। भीड़ पे भोजन के लिए अव्यवस्थित ढंग से खड़ी दिखाई दी, जिसके कारण कई कुर्सियां खाली रह गई। खाने की व्यवस्थाओं को लेकर भी लोगों ने शिकायत की और व्यवस्था के कारण उन्हें बहुत परेशानियां हुई। आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था मोहनिया विधानसभा में और पूरे बिहार के सभी विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। एनडीए के सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं और आपस में जो आगे 2025 की जो रणनीति है, जो चुनाव की रणनीति है, उस पर विचार विमर्श करना, तैयारी में भाग लेना और सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार विकास के रास्ते पे चला है। शेखपुरा जिले के बरगिया प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ एक 2 महीने की गर्भवती महिला का बांध्याकरण कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बरबीघा के शेरपुर गांव की चमेली देवी परिवार नियोजन के तहत बांध्याकरण के लिए बरबीघा रेफरल अस्पताल गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें अल्ट्रासाउंड और खून की जांच कराने कहा। तमाम जांचों के बावजूद डॉक्टरों ने ये पता नहीं चल सका कि महिला 2 महीने की गर्भवती। इसके बावजूद अस्पताल में उनका बांध्याकरण कर दिया गया। इस घटना से बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड करा लेब, खून जांच करा लेब, तब प्राइवेट से खून जांच होलन, अल्ट्रासाउंड भी होलन, सब चीज हो गलन। ओकरा बाद कहलकन सर्विस पर गोला है तो कहलिए और दिक्कत नहीं होतन मैडम, तो कहलके नहीं दिक्कत नहीं होगा। ऑपरेशन हो गया ना, बच्चा बंद होने वाला हो गया। कैसे पता चला? अब फिर हमको देह बहुत कमजोरी बुझाने लगा या चक्कर आते रहता। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दुमका में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण, अनुसंधान और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह पोखवार ने एक साथ 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। यह तबादला पुलिस उप महानिरीक्षक दुमका कार्यालय से ज्ञापन संख्या 1123 दिनांक 13 सितंबर 2025 के अनुसार किया गया। इस तबादले में सबसे अधिक फेरबदल थानों में किया गया। एसपी ने 8 पुलिस अधिकारियों को और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। हैंजले में कुल 16 थाने और एक ओपी थाना है, जिसमें 4 इंस्पेक्टर थाने में तैनात है। यह फेरबदल जिले की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने का एक सार्थक प्रयास है। जामताड़ा करमाड़ प्रखंड भिवड़ी गांव में शनिवार सुबह सनसनी फैल गई जब सिरा बांध तालाब के पास एक युवक का शव पाया गया। मृतक की पहचान गांव के ही निवासी तस्लीम अंसारी के रूप में हुई। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2425 मुख्य सेविकाओं को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। नव चयनित मुख्य सेविकाओं को जिलों का आवंटन कर दिया गया। अहम जानकारी बता रहे हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने 28 अगस्त को सौंपे थे इनको नियुक्ति पत्र। मिशन रोजगार के तहत सौंपे गए थे ये नियुक्ति पत्र। मुख्य सेविकाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए जिले अब उन्हें आवंटित कर दिए गए हैं। 2403 मुख्य सेविकाओं को उनकी प्राथमिकता पर जिलों का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही मुख्य सेविकाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिलों का आवंटन किया गया है। पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए जिले किए गए आवंटित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर, जहां दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। इस तरह की मुलाकातें अक्सर फिल्म इंडस्ट्री और राज्य सरकार के बीच सहयोग और फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की सरकार चल रही है। अतिक्रमण मुक्त करवाने की मुहिम के तहत पूरे प्रदेश में सरकार का बुलडोजर कहीं ना कहीं चलता रहता है। योगी सरकार में भूमाफियों में कार्रवाई लगातार ऑपरेशन महाकाल चलाया जा रहा है। थाना समाधान दिवस में प्राप्त प्रकरण में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुर ग्राम थाना सजेती तहसील घाटमपुर स्थित चकमार से अवैध कब्जा हटाया, जिसमें घाटा संख्या 333 क्षेत्रफल 1460 वर्ग मीटर पर होटल मालिक अशोक सिंह द्वारा बनाए गए हमीरपुर निवासी बिल्डर फैजान अलिया द्वारा खड़ी गई दीवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर मार्ग को मुक्त करा दिया गया।
आपको बताया कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप जिलाधिकारी थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे और उप जिलाधिकारी घाटमपुर अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि सार्वजनिक मार्ग आमजन और किसानों के आवागमन का साधन होता है। इस पर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का बिल्डर द्वारा कब्जा अब सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों को। एक राष्ट्र एक चुनाव जन जागरण अभियान के गति देने के उद्देश्य से आज कानपुर महानगर में भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने फूलबाग चौराहा स्थित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा में हजारों की संख्या में जुटे युवाओं, शिक्षकों, व्यापारी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को रवाना किया। जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागी एक राष्ट्र एक चुनाव का संदेश देने वाली टी शर्ट पहनकर हाथों में प्ले कार्ड मैराथन दौड़ में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर बढ़ रहा है, वन देश वन नेशन इलेक्शन की ओर जगह है। महानगर में वन इलेक्शन को लेकर के बात करने के लिए आने का मुझे सौभाग्य मिला। इस अवसर पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर के तीनों हमारे अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता सहभाग कर रही है और यह देश वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। गाजियाबाद में न्यायालय परिसर में एक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा करके लोगों को त्वरित न्याय दिलाना था। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले निपटाए जा रहे हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद, चालान, बैंक संबंधी विवाद, बिजली विभाग से जुड़े मामले शामिल हैं। सभी विवादों को सुलझाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला लोक अदालत जहां वाद निस्तारण के लिए एक आकर्षण का, जहां पर तमाम लोग अपने वाद को निस्तारण के लिए पहुंचते हैं। एक ही छत के नीचे तमाम समस्याएं हल होती हैं, चाहे बैंकिंग की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, चालान की समस्या, यानी कि किसी भी विवाद के हल के लिए लोक अदालत लगाई जाती है। वहीं अगर बात करें तो जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर इसको कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर एक मौका आपको मिला है यहाँ पर सीखने के लिए, क्या कहेंगे? सर, ये एज अ स्टूडेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है
मतलब बेसिकली अगर हम इस रेफरेंस में बात करें कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी सुनवाई कभी हो ही नहीं पाती है, तो ये जो LLB करने का बेसिकली अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मेरा मोटिव जो पर्टिकुलर इसको लेके मेरा माइंडसेट है वो ये है कि हम अपनी बात किसी तरह सामने रख सकें। और ये हमारे लिए ऐसा फील्ड है जहां सबकी सुनवाई होती है। आपका कैसा भी केस है, आपका किसी भी तरह का वायलेंस है, किसी भी तरह का हैरेसमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है, हर चीज़ का सोल्यूशन विद कंक्लूजन आपको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि इतनी सारी फैकल्टीज़ हैं, हमारे लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, हमारी जितने भी सारी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, वो सब मतलब कुल मिला के डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि उनके पास हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सभी समस्या का हल एक ही छत के नीचे। हाँ जी। कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप कैसा अनुभव आपको लग रहा है, क्या आप यहाँ से सीख कर जाएंगे? सर हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें यहाँ पे ये है कि हमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। हमारी जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं या कुछ भी, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है या किसी के चालान वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हमें हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे यहाँ पे। सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। भैया क्या नाम है? बॉबी कुमार। हम कुलेसरा ग्रेटर नोएडा। वो भी अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर आप सीख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? हमें यहाँ बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी केसेस के वगैरह में, जो भी हमें आगे हमारा जो प्रोसेस होगा, जो हम डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो हमें आगे जाके काम आएगी। तो यहाँ पर तमाम जो जानकारी है, छात्र हैं मेरे पीछे देख पाएंगे, विद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं जो यहाँ पर अभी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, LLB की पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि जिस तरह एक ही छत के नीचे तब सभी तरह के वाद निस्तारण होंगे, वादियों से बात होगी और जो तमाम जज हैं, यानी कि जो यहाँ पर फैसले समझौते के लिए लोग आए हैं, उनसे भी बात होगी, तो एक नया अनुभव इनके लिए हो सकता है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। खबर कानपुर से है, जहां IIT कानपुर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन किया गया। समिट में यूपी प्लानिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की संभावनाओं पर चर्चा हुई। स्टार्टअप मास्टर क्लास के अध्यक्ष जयशंकर शर्मा ने कहा कि यूपी में GCC को लेकर सबसे ज़्यादा अवसर है। अगर इनका सही क्रियान्वयन हुआ तो प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकॉनमी को ये 100 से 150 बिलियन डॉलर तक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को कर्नाटक की तरह इंडस्ट्री को बड़े निवेशकों से सीधे संवाद कराना चाहिए। वही सम्मेलन में यह भी बताया गया कि स्टार्टअप्स के लिए यूपी में माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। जो इनोवेशन हुआ था उसमें ये इतनी बड़ी संभावना है कि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट है, इसलिए लार्जेस्ट संभावनाएं हैं। जैसे कि बताया गया कि कुछ 50 साल या कुछ साल पहले यूपी का योगदान काफ़ी हाई परसेंटेज होता था यहाँ की इंडियन GDP में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद नीरज कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में जनपद न्यायालय में तहसील न्यायालयों के साथ एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नीरज कुमार, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के जमशेद अली, अपर प्रधान न्यायाधीश अंजू कंबोज, विशेष न्यायाधीश नोडल अधिकारी अमित उपाध्याय आदि इसमें शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में माननीय न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, उसमें जो अब तक न्यायालयों में जो लंबित वाद हैं उनमें से लगभग 2000 वादों का निस्तारण हो चुका है और अभी प्रक्रिया जारी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
निर्वाचन आयोग ने गाजीपुर जिला प्रशासन ने संदिग्ध मतदाताओं की एक विस्तृत सूची भेजी। इस सूची में 7.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल है। संख्या जिले के कुल 29.7 मतदाताओं का लगभग 26% है। जिले के 16 ब्लॉकों में 1,238 पंचायतों में इन मतदाताओं की पहचान की गई। सत्यापन प्रक्रिया के लिए विकास नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। कुल 1,783 बूथ लेवल अधिकारी इन मतदाताओं की जांच करेंगे। जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन मतदाताओं को सीधे डुप्लीकेट नहीं माना जा सकता। सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित इन मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा, जबकि BLO द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पहले जिला प्रशासन को और फिर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। साथ ही पंचायत नियमावली के तहत मतदाताओं को जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कई मतदाता सूचियों में ऐसे नाम होने के कारण यह जांच आवश्यक कर दी गई है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया आगामी कुछ महीनों में होगी। उसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सस्पेक्टेड मतदाताओं की लिस्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट करके जिले पे प्रकाशित की गई है। उसमें कोई डुप्लीकेट मतदाता ऐसे सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है। वो सस्पेक्टेड मतदाताओं की लिस्ट है और उसके वेरिफिकेशन BLOs के माध्यम से किया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से, जहां नगर पालिका परिषद भरवारी में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। नगर पालिका कर्मचारी शुभम मिश्रा की मां के निधन के बाद शव वाहन उपलब्ध न होने पर शव को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से संदीपन घाट स्थित शमशान ले जाया गया। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही, जिससे ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश पांडे ने इसे अमानवीय और अपमानजनक बताते हुए नगर पालिका प्रशासन में भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता के आरोप लगाए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही नगर पालिका आयुक्त राम सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि सब वाहन अस्त व्यस्त थे और कूड़ा गाड़ी भेजने का निर्णय कर्मचारी शुभम मिश्रा का था। ऐसा है, वो वीडियो में कूड़ा गाड़ी है जिसमें से लोग अपने घर का कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, और उस गाड़ी में एक वृद्ध का शव ले जाया जा रहा है। नगर पालिका के महेशपुर का मामला है। आप समझिए कि नगर पालिका भरवारी में 200 वाहन है। मैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भरवारी। आज सोशल मीडिया पर नगर पालिका भरवारी से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। पालिका की कूड़ा गाड़ी से शव ले जाया जा रहा है, जिसके संबंध में मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। खबर गाजीपुर से, जहां भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के भाई शशिकांत उपाध्याय का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता के भाई कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं जान गया हूं कि मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब तक पुलिस ने FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मामले को रफा दफा किया जा रहा है। तल्ख लहजे में बताया जा रहा है कि भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मुझे किसी भी तरह की आर्थिक सहायता या सहानुभूति नहीं चाहिए, इसलिए पार्टी परिवार के निष्ठावान कार्यकर्ता की मौत को लेकर न्याय नहीं मिल पा रहा। यही नहीं, उन्होंने ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए पुलिसिया कार्रवाई से वह स्वयं को संतुष्ट होने का दावा भी किया। बता दें, भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की अचानक असामयिक मौत हो गई थी। परिजनों ने तहरीर देकर FIR दर्ज कराने की मांग की थी। किस बात का आर्थिक मदद लो? मुझे नहीं चाहिए आर्थिक मदद किसी की। हूँ अपने माता पिता को लेकर, हमें किसी की अब जरूरत यहाँ नहीं है। मैं देख लिया कि यूपी के सोनभद्र जनपद से एक अच्छी पहल की तस्वीर सामने आई, जहां समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 जनपदीय संगोष्ठी के तहत 54 विकास खंड परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने अपने आत्मनिर्भरता के मॉडल प्रस्तुत किए और विशेषज्ञों ने उन्हें विकसित भारत के सपने में अपनी अहम भूमिका का एहसास कराया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड IPS अधिकारी RK चतुर्वेदी ने महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज जरूरत है कि प्रतिभा को पहचानने और उसे समाज व प्रदेश के विकास में लगाने की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। खबर गोंडा से, जहां खगरपुर थाना क्षेत्र के कुआनी जंगल में लकड़ी काटने गए 60 वर्षीय गंगा सागर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि उनका बेटा अनोखी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में अनोखी लाल शिवगढ़ चौराहे पर पहुंचा और घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को ले जाने से इनकार करते हुए
विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर दोनों थाने की पुलिस पर तैनात हुई और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। आज दिनांक 13 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे थाना खरगूपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम शिवगढ़ निवासी पिता पुत्र वहां घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुआनो जंगल के अंदर लकड़ी काटने गए थे। करीब 10 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया गया, जिसमें पिता की मृत्यु हो गई। हरदोई जनपद में रोडवेज बसें भगवान भरोसे चल रही है। बस चालकों द्वारा शराब के नशे में बसें चलाई जा रही है, जिनके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। कहीं गाड़ी पलट जाती है तो कहीं एक्सीडेंट का रूप ले लेती है। ऐसा ही मामला हरदोई जनपद में एक और सामने निकल कर आए हो। आपको बता दें, हरदोई से कानपुर जा रही रोडवेज बस के चालक वीरेश शराब पीकर रोडवेज बस यूपी 78 LN 7576 हरदोई से कानपुर लेकर चले और बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। शराब के नशे में बस चालक ने तेज रफ्तार से बस स्टैंड में रोडवेज बस भगाना शुरू कर दिया। बस के अंदर बैठे यात्रियों के द्वारा हंगामा करना प्रारंभ कर दिया गया। जिस तरीके से बस चालक के द्वारा गाड़ी को रोका गया, शराब के नशे में बस चालक को देखकर तस्वीरें, यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनके द्वारा बस से उतरकर जमकर हंगामा प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, हरदोई लखनऊ हाईवे को जाम भी कर दिया। घटना की जानकारी जैसे स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा यात्रियों को समझाने का कार्य किया गया, लेकिन आक्रोशित यात्री मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हुए। जिसके बाद हरदोई परिवहन विभाग के ARM भुवनेश कुमार मौके पर पहुंचे और चालक पर खानापूर्ति की कार्रवाई की, जिससे यह जाहिर हो रहा है कि शराब के नशे में बस चालकों का पूर्ण तरीके से संरक्षण ARM हरदोई कर रहे हैं। हम कानपुर रोडवेज ये है, उससे जा रहे थे हरदोई बस स्टैंड से। बस छूटी थी 9 बज के, इसका टाइम है छूटने का। 9:12 पे बस स्टैंड पे छूटी वहाँ से, और इतना प्रेशर, सवारियों का प्रेशर पड़ने के बाद, और जो ड्राइवर था वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक किए हुए था कि गाड़ी उससे संभाली नहीं जा रही थी और बोल भी नहीं रहा था ठीक ढंग से। वहाँ बस स्टैंड से यहाँ सिनेमा चौराहा आने तक 3 लोगों का एक्सीडेंट करते करते बच चुका वो। सर लगभग 1 घंटा हो गया है। पैसेंजरों को जाना है अपने अपने घर, क्योंकि वहाँ से गाड़ी लेके जब ड्राइवर आया उसके बाद में बीच में इंचार्ज ने कहा भैया चले जाओ, कोई नहीं जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ने के बाद में नशे की हालत में मैंने देखा, तो उसको बैठाने की और उसको मना करने की कोशिश की। तब तक पैसेंजर उससे जाके चाबियाँ निकालने के बाद में फिर वो भाग गया। यही हुआ। इतनी देर से लोग यहाँ पर खड़े हैं और क्या इनकी समाधान ये किया गया, दूसरा ड्राइवर व्यवस्था की गई है, और जो ड्राइवर जिसकी शिकायत आई है शराब के नशे का, उसके खिलाफ जो है कल सुबह ही जो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले से इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, जब कोई घटना हो जाती है तब शासन प्रशासन बहुत एक्टिव हो जाता है, उससे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? नहीं, गाड़ी जब जिसमें दिया गया था उस समय वो नशे में नहीं था, इसने रास्ते में कहीं पिया है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामने है, जहां पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। घटना लड़की के जन्मदिन पर हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की को उसके जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने बोला और एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर दिया। क्षेत्रीय अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले और लड़की के पहले से ही परिचित है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 12 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर पर वादी द्वारा दी गई तहरीर, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ उन्हीं के मोहल्ले के पड़ोस में रहने वाले 2 लड़के रुस्तम पुत्र सत्येंद्र और प्रियांशु पुत्र बबलेश द्वारा उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर वो बर्थडे पार्टी लेने के बहाने बुलाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्त रुस्तम और प्रियांशु को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिला माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।